नाज़रीन मोहतरम, वेटिंग रूम बिल्कुल खाली था। दोनों वहीं आन बैठे और अब सुबह का इंतजार कर रहे थे। वेटिंग रूम के बल्ब की दम तोड़ती रोशनी में एक मर्तबा फिर उसने शबनम की तरफ देखा। पूरी वाकफियत से उसके हुस्न को महसूस किया और मबहूत सा उस पर टिकटिकी बांध कर उसके सामने बैठ रहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मोहब्बत की देवी ज़हरा के सामने सर झुकाए बैठा हो। उस लम्हे जब वो जलंधर रेलवे स्टेशन के दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम में उस बदामी आंखों वाली आर्टिस्ट लड़की के सामने आंखें बंद किए बैठा था, तो जैसे मुस्तकबिल के सारे वसवसे, सारे अंदेशे और हाल की तमाम तलखियां दम तोड़ कर रह गई थी। वो खुद को इस वेटिंग रूम से बाहर किसी हुस्न की उस देवी की बाहों में बाहें डालकर घूमते हुए महसूस कर रहा था। उसे वो तिलिस्माती और परियों की कहानियां याद आने लगी थी जो उसके बचपन में मीठी नींद सुलाने के लिए उसकी माँ सुनाया करती थी। उस साहिरा की आंखों में हलकोरे लेता, कयामतों में डूबता उबरता, जाने कब तक वो ख्वाबजारों के भोले भटके जजीरों में उसके संग संग बादलों के दोष पे उड़ता रहा। रात उसके साथ साथ सफ़र करती अब दिन के पहलू में उतरने के लिए पर तोल रही थी। उस लम्हे जब सुबह की पहली किरण ने खान के दिल के दरवाजे पर दस्तक दी और स्टेशन के नज़दीकी किसी गुरुद्वारे से पुरसोज आवाज़ों ने मिलकर कोई भजन अलापना शुरू किया, तो उसे यूं लगा जैसे वो खुद भी सुर के किसी गहरे सागर में बहने लगा हो। तमाम कोमल और तेवर सुरों के राग उस ज़हरा गुदाज कटोरा सी आंखों वाली लड़की के बदन से फूटने लगे थे। नूर के एक हाले ने अपना नाम बदलने के बाद से उसके चेहरे पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी और उसका मलकूती हुस्न गुदाज और गहरा हो चला था। सूरज की चटकती किरणों के साथ ही खान ने एक अलाव सा अपने होंठों पर दहकता महसूस किया। शबनम की आंखों का सहर जैसे अब उतने जोबन पर आ चुका था और खान के लिए सिवाय उन आंखों के सहर को तस्लीम करने के और कोई चारा नहीं रहा था। अकीदत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात के साथ वो मबहूत सा अपनी जगह से उठा। किसी सहरज़दा मामूल की तरह उसने 2-3 कदम शबनम की तरफ बढ़ाए और उसे इंतहाई करीब आकर यूं खोई खोई हसरतनाक निगाहों से देखने लगा कि जैसे अभी कोई उसकी शबनम को उससे छीन कर ले जाएगा। शबनम मबहूत सी अपनी जगह बैठी रही। दोनों ने वही वेटिंग रूम में चाय पी और बाहर निकल आए। एक साइकिल रिक्शा में थोड़ी देर बाद वो नज़दीकी लारी अड्डे की तरफ जा रहे थे। खान ने एहतियातन एक छोटा सा अटैची केस खरीद लिया था और अब बादी उन नज़र में यही दिखाई दे रहा था जैसे ये नुबहाता जोड़ा अपने किसी अजीज़ के यहाँ जा रहा है। उसने पठानकोट के 2 टिकट खरीदे और एक डीलक्स बस में बैठ गया। दोपहर के बाद तक बस ने उन्हें पठानकोट पहुंचा दिया। दोनों ने लारी अड्डे ही में मौजूद एक विष्णु ढाबे पर खाना खाया। खान ने उसके साथ शाम ढले तक का वक्त दानिस्ता पठानकोट के बाजारों में घूम फिर कर गुजारा। इस दौरान उसने महसूस किया कि शबनम ने कुछ चादरें और साड़ियां अपने पास मौजूद पैसों से खरीद ली थी। जल्दी उसे समझ आ गई कि यह सब कुछ वो खान की माँ और बहन के लिए खरीद रही है। मशरकी लड़कियों की वो रवायती इक़्तिदार जो उनके किरदार का खासा होती हैं, इस लड़की ने जी जान से अपना रखा था। बेचारी लड़की। खान ने दिल ही दिल में सोचा, जाने कितने अरमान दिल में बसाए वो यहाँ से रुखसत हो रही थी। कितना यकीन था उसे बहफाजत खान के मुल्क और घर तक पहुँच जाने का। उसे अब शबनम पर प्यार के साथ रहम भी आने लगा था। शाम ढलने के बाद वो एक बस के जरिए कठुआ जा रहे थे। कठुआ तक वो शबनम को समझाता आया था कि उसे किस तरह चलना होगा, कैसे सरहद अबूर करना होगी। उसने अपने डांस में शबनम को खासा दिलेर बना दिया था। जबकि रमा से शबनम बनने के बाद उसकी जात में जो एक भरपूर एतमाद आ गया था, उसका शायद खान को एहसास ही न हो सका। वो न जान सका कि शबनम अब उसकी तिफल तसल्लियों से बिल्कुल बेनियाज हो चुकी है। वो तो खुद को इस पर निछावर कर देने का अज़म लेकर उसके संग संग चल रही थी। उसने अपनी जात की नफी तब ही कर दी थी जब उसने अपना समाज धर्म छोड़कर उसकी हो जाने का फैसला कर लिया था। अब उसकी अपनी जात अपनी पहचान कोई रही ही नहीं थी। अब तो उसका जो कुछ भी था यही आबिद खान था, जिसे वो जाने कितनी मर्तबा ताहिर कहकर मुखातिब कर चुकी थी। कठुआ पहुंचने तक रात हो चुकी थी। दोनों कठुआ चेक पोस्ट से कुछ पहले ही उतर गए। लारी के आगे निकल जाने पर खान ने अंदाजे से समत का तयन किया और मगरब की तरफ सड़क से नीचे उतरने लगा। शबनम उसके ताक़ुब में थी। नजदीक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर कच्चे रास्ते पर चलने के बाद खान ने शबनम से अटैची केस लेकर एक नदी में फेंक दिया। उसमें मौजूद चादरें शबनम ने पहले ही अपने गले में लटकते बैग में मुंतकिल कर ली थी। बैग खान ने पकड़कर अपनी पीठ पर बांध लिया था। चलते चलते रुक कर कभी वो शबनम की तरफ देख लेता था और शबनम को जैसे अंदाज़ा हो जाता था कि अब खान ने उसकी तरफ देखना है, क्योंकि वह हर दफ़ा ही उसने उसे मुस्कुराते हुए पाया। उस लम्हे जब मोहब्बत की वादी पुरखार के ये 2 मुसाफिर मौत की शाहराह पर एक दूसरे के संग संग चल रहे थे, खान ने एक पुरस्रार सा तकद्दुस, तमानियत और भरपूर एतमाद शबनम के चेहरे पर झलकता देख लिया था। वो बिल्कुल मुतमिन थी।
खान को शिद्दत से इस लम्हे शबनम के कमरे में उसके हाथ से बनी हुई उस लड़की की पेंटिंग याद आ गई जो समंदर के किनारे लहरों के दोष पर बिल्कुल खामोश और पुरस्कून खड़ी थी, अपने सीने में सारे समंदर का तलातम दबाए। आज ये लड़की बिल्कुल शांत और मुतमिन मौत के सफर पर उसके हम रकाब थी। आसमान बिल्कुल साफ था और खान के सर पर रहनुमाई के लिए तमाम सितारे मौजूद थे। उसको बखूबी यह एहसास था कि कौन उसका हमराही है और यह रास्ता जो बज़ाहिर बहुत आसान दिखाई पड़ता था कितना मुश्किल तरीन था। दोनों भी बमुश्किल आधा घंटा ही चल पाए थे जब खान की जहादीदा नजरों ने अपनी दाहिनी तरफ से उठने वाली मामूली सी रोशनी को देखकर अंदाजा कर लिया। उसके चलते कदम साख्त हो गए। शबनम में ठिठक कर रुक गई। उसने तरबियत के मुताबिक अपने और शबनम के दरमियान एक खास फासला बरकरार रखा था और उसे हदायत दे चुका था कि किस तरह उसे चलना है और खतरा महसूस होने पर किस तरह खान को मुतवज्जा करना है। शबनम उसके नजदीक पहुंच गई थी। शायद फौज है उस तरफ। खान ने सरगोशी की और उसका हाथ थाम कर मुखालिफ समत में चलना शुरू कर दिया। उसने दाएं तरफ से उठने वाले तूफान से बचने के लिए कम से कम 2 मील लंबा चक्कर काटा था और अंदाजा कर सकता था कि शबनम कितना थक चुकी होगी, लेकिन क्या मजाल जो उसने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हो। इस दौरान 2-3 मरतबा रुककर खान ने उसे नजदीक आने का मौका भी दिया था और उसकी खैरियत दरियाफ्त कर चुका था। उसने अपने हाथ से शबनम के इनकार के बावजूद अब तक 2 मरतबा उसके मुंह में गले की खराश दूर करने के लिए मीठे ड्राप डाल दिए थे। अभी वो लोग इस समत में 1 घंटा ही चल पाए थे जब दोबारा जमीन ने आबद खान के पांव पकड़ लिए। इस मरतबा दाएं बाएं अतराफ से रोशनी उसकी समत बढ़ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर शबनम का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर दिया। यह एहसास उसे फौरन हो गया था कि दोनों बदकिस्मती से घेरे में आ चुके हैं। एहन उन लम्हात में जब उसने शबनम का हाथ थाम कर दौड़ लगाई थी, शबनम ने एक सितारा अपने सर पर टूटता हुआ महसूस किया। उसका दिल दहल कर रह गया। अभी उन्होंने 1 आध फरलांग का रास्ता ही तय किया था कि अचानक रोशनी का ऐसा तूफान उनके सामने उठा। खान के कदम वहीं जम कर रह गए। शबनम का बाजू पकड़े पकड़े वो जमीन पर बैठ गया। उस लम्हे उसने खौफ के साए शबनम की आंखों में लहराते देख लिए थे। खौफजदा हिरनी की तरह उसकी आंखें सारे चेहरे पर फैल गई थी और खान सोच रहा था कि इन आंखों की जोत कब तक जलेगी। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते पाकर शबनम फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। हालात की संगीनी का एहसास उसके लाशौर ने उसे बखूबी दिला दिया था। घबराना नहीं, मुझे बोझ न समझना। तुम्हें मेरी कसम है ताहिर, अगर मुझे छोड़कर जिंदा बच सके तो निकल जाना। शबनम के मुंह से निकलते इन अल्फाज ने खान को काट कर रख दिया था। आओ चलें, खान ने सरकोशी की। वो यहाँ रुककर बेबस परिंदों की तरह मरना नहीं चाहता था। मरने से पहले जिंदगी के लिए एक आखिरी कोशिश ही उसकी तरबियत का बेहतरीन असूल थी। फिल वक्त उसने एक नजदीकी खेत को छुपने के लिए ताका था। शबनम का हाथ अपने हाथ में थामे वो उस खेत में घुसता चला गया। अचानक ही वो फिर रुक गया। खेत में खारदार तार, माइंस, बारूदी सुरंगें, उसके ज़हन ने उसे झंझोड़ा। खान फौरन वापस पलटा ताकि दूसरे खेत का रुख करे। फिर बाहर कदमों की आवाज ने उसे शबनम समेत वहीं जमीन बोझ होने पर मजबूर कर दिया। शायद कोई पेट्रोल पार्टी उस तरफ आ निकली थी। उसने 2-3 मिनट उस तरह लेटे रहने के बाद इस उम्मीद पर कि अब वो पेट्रोल पार्टी आकर निकल चुकी होगी, वहां से उठने का फैसला कर लिया। दोनों दोबारा बड़ी एहतियात से पांव धरते खेत से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वो खेत से बरामद हुए, अचानक ही शबनम का पांव रपट गया। तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से हाय निकली। हाल्ट, एक ललकार गूंजी। घबराहट में शबनम ने सर ऊपर किया और सामने से हाल्ट की आवाज के साथ ही फायर की हुई गोली उसके खूबसूरत माथे में जा घुसी। वो तड़प कर दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। खान ने सूरत हाल की संगीनी का एहसास होते ही उसकी तरफ चुस्त लगाई और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे अपना दिल बहलू से निकलता हुआ महसूस हुआ। गोली शबनम के सर में लगी थी और खून एक लम्हे में उसके सारे चेहरे पर फैल चुका था। ताहिर, उसने खान के कुछ कहने से पहले बमुश्किल कहा, मुझे कलमा पढ़ाओ। आबिद। हाँ शबनम, आबिद नाम है मेरा। ला इलाहा। उसने शबनम को कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। शबनम ने कलमा बदिक्कत तमाम शदीद फायरिंग की आवाज में पढ़ा था। उनकी चारों तरफ अंगारे तड़प रहे थे, लेकिन खान इस माहौल से बेनियाज हो चुका था। उसने बेइख्तियार झुककर उसका सर अपने जानों पर रख लिया। तकलीफ की नाकाबिले बयान अजियत के बावजूद शबनम के चेहरे पर एक मुकद्दस मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। आबिद, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से। एहन लम्हात में उसे आबिद खान की आंखों से निकलने वाले आंसू के मोटे मोटे कतरे अपने चेहरे पर गिरते महसूस हुए। एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैलती चली गई। फिर ये मुस्कुराहट अमर हो गई। उसकी गर्दन अचानक एक तरफ ढलक गई। खान दीवाना वार उसे झंझोड़ने लगा। उसे यूं लगा जैसे बाहर फिजा में तड़पने वाली तमाम गोलियां उसके दिल में घुस गई हों। उसकी तमाम हिस्सियात मर चुकी थी। इर्द गिर्द होने वाली फायरिंग की आवाजों को मौत आ चुकी थी। उसके कानों में आंधियों के झक्कड़ चलने लगे थे। हल्क में अचानक एक तेज कड़वाहट घुस आई थी। एक जहर सा उसकी सांसों में फैल रहा था। फिर उसे यूं लगा जैसे ये कड़वाहट उसकी रग रंग में फैलती चली जा रही हो। ये कैफियत कुछ देर के बाद खत्म होने लगी और उसे जल्दी एहसास होने लगा कि रमा मर चुकी है।
وہ آرٹسٹ لڑکی جس کی انگلیاں زندگی کا حسن تخلیق کرتی تھیں، اس کے برش، رنگ، کینوس، سب ہی کچھ تو اس کے چاروں اطراف بکھر چکا تھا۔ کسی ڈوگر سپاہی کی اسٹین گن سے نکلی گولی نے خدا کی ودیعت کردہ ایک حسین زندگی کو چاٹ لیا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی نے، جسے دہلی کی ایگزیبیشن میں پہلا انعام ملا تھا، جس کی تصویروں کو مسز ٹیگور نے لافانی شاہکار کہا تھا، جس نے زندگی کے خوبصورت ترین رنگ وقت کی کینوس پر بکھیرے تھے، بڑی آسانی سے بغیر کوئی احتجاج کیے جان دے دی تھی۔ اس نے ہمالیہ کی برفیلی چوٹیوں کے پس منظر میں خدائے رقص سے زندگی کی دکشا مانگی پاروتی بنائی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی پاروتی نے زندگی کی ترشنا کے لیے امرت مانگا تھا۔ اس کی تصویر میں رقص کرتی پاروتی نے زندگی کے زہر کو رقص میں رچا لیا تھا۔ خان نے اس شاہکار کو دیکھ کر کہا تھا، رما یہ زندگی کا زہر ہے، زندگی امرت کبھی نہیں ہوتی۔ تب آرٹسٹ لڑکی نے مسکرا کر کہا تھا، آپ اب بھی یہ بات سوچتے ہیں مجھے پانے کے بعد بھی؟ پھر اس کی آنکھیں اچانک ہی جھلکنے لگیں، اس کے ارد گرد سرسراتی ہوا نے سسکیاں بھرنی شروع کر دی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا اور زندگی اس گھور اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ تب کسی نامحسوس عمل کے تابع وہ انتہائی درد اور صدمے کی کیفیت میں جھکا اور اس کے ہونٹ شبنم کے خون سے رنگے ماتھے پر چمک گئے۔ اس کی شبنم نے تپش کا ایک جھونکا بھی تو برداشت نہیں کیا تھا، کتنی آسانی سے وہ بکھر گئی تھی۔ پسلیوں پر لگنے والی ایک زوردار ٹھوکر نے اسے شبنم سے الگ کر دیا اور سرحدی پوسٹ سے پٹھان کوٹ چھانی تک کا سفر اس نے عالم بے خودی میں طے کیا۔ اس دوران ان لوگوں نے وحشیوں کی طرح اسے پیٹ ڈالا اور بار بار اسے ایک ہی سوال کر رہے تھے، وہ کون ہے؟ یہ لڑکی جو مر گئی وہ کون تھی؟ خان ان کے سوالات پر مار کھاتے کھاتے کبھی سوال کرنے والے کی طرف دیکھ لیتا۔ چھاونی میں ساری رات اسے بے دردی سے پیٹنے کے بعد یہ لوگ کام کی صرف ایک ہی بات جان سکے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کا نام خان ہے، صرف خان۔ ہفتہ بھر اپنے سارے گر آزمانے کے بعد آرمی والوں نے اسے سول انٹیلیجنس کو سونپ دیا۔ اس دوران گو کہ اس نے ہر ممکن اور انسانی اختیار میں موجود جسمانی عذاب برداشت کیا تھا، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اس اذیت ناکی کے لیے وہ ذہنی طور پر ایک لمبے عرصے سے تیاری کر رہا تھا، لیکن جس روحانی کرب نے اسے اس دوران گھیرے رکھا، اس کا ایک ایک لمحہ عابد خان پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ آرمی انٹیلیجنس سے سول انٹیلیجنس تک کا سفر بڑا طویل اور جان لیوا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے 15-20 روز کی مار ہی نے اسے اب جسمانی اذیتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں بچی تھی جسے لوگوں نے نہ نوچ ڈالا ہو۔ 8 مہینے تک اسے بھارت کے قریباً ہر بڑے تفتیشی مرکز میں لے جایا گیا، لیکن ہر جگہ وہ ناقابل تذکیر اور چیلنج بنا رہا۔ بڑے بڑے نامور تفتیشی افسران نے اسے چیلنج جان کر قبول کیا، لیکن آخر اپنی ہار مان کر بیٹھ رہے۔ 8 مہینے بعد بالآخر اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں اسے ہر ممکن جسمانی اور ذہنی عذاب دیا گیا، لیکن اس کا عزم ناقابل تذکیر رہا۔ جیل میں پہنچنے تک اس پر ایک اور بڑی قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ پاکستان 2 لخت ہونے کا سانحہ اسے توڑ چکا تھا۔ جس روز اس نے بھارت کے ایک تفتیشی مرکز میں یہ خبر ایک انٹیلیجنس افسر کی زبانی سنی تو وہ چکرا کر رہ گیا، لیکن اس نے افسر کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے اسے ریڈیو کے ذریعے پاکستان اور دنیا کے دوسرے بڑے ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی یہ خبر سنائی گئی۔ یہ سانحہ بھی اس نے خود پر جھیلا، لیکن اس کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آ سکی۔ اس نے کبھی بھارتی سیکیورٹی کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا۔ جیل میں آ کر اس کی جسمانی حالت کو قدرے سکون ملا تھا۔ اسے جیل کے سب سے خطرناک ہاتھے پھانسی کوٹڑیوں میں خطرناک قیدی جان کر رکھا گیا تھا، لیکن پولیس کے برعکس جیل کے عملے اور وہاں موجود قیدیوں نے اس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا اور انٹیلیجنس کی ہدایات کے بالکل برعکس اسے ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی۔ انٹیلیجنس والوں نے آخر میں اس سے پھانسی کا ڈرامہ بھی کھیلا، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ عابد خان کا لکھا ہوا آخری اور طویل خط اس کے ہیڈ کوارٹر کو موصول ہو چکا تھا۔ اس کی اس طرح گرفتاری نے بہت سے دلوں کو خون کے آنسو رلا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اس کی لمبی تفتیش پر بھی کرتے رہے۔ دراصل ذہنی طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سانحے نے بھی ان لوگوں کو روحانی موت سے دوچار کر رکھا تھا۔ خان کے انسٹرکٹر نے اسے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلایا تھا۔ وہ اس گھڑی کا بہرحال منتظر تھا جب عابد خان کو جیل میں لایا جاتا اور وہاں سے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا۔ اس کی ریٹائرمنٹ میں بمشکل 3-4 ماہ باقی تھے جب اسے یہ خوشخبری بھی مل گئی۔ وہ اپنے دل پر موجود ایک بھاری بوجھ کو ہٹانے کے لیے خان کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی ایک منصوبہ اسے فرار کروانے کا اپنے اعلیٰ حکام کو پیش کر چکا تھا۔ اس کی دعائیں رنگ لائیں، بالآخر اس کے منصوبے پر ساد کر دیا گیا اور ایک روز جب خان اپنی تاریخ بھگتنے پٹھان کوٹ کچہری جا رہا تھا تو اسے خفیہ پیغام تیار رہنے کا مل گیا۔ اس کے فرار کے لیے بالآخر اس کی 4تھی تاریخ پیشی مقرر کی گئی تھی۔